चलो देखो बोर्ड पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का जीवन परिचय सीरीज, और जिसमें हम लोग है लास्ट स्टेज पे हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इनकी रचनाएं, और इनसे क्वेश्चन बहुत सारा आता है इनकी रचनाओं से, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में दिया है इनका सिलेबस में। तो आज इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध। तो अगर बात किया जाए कोई भी कवि है तो जन्म उसका महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जन्म की अगर बात किया जाए गजानन माधव मुक्तिबोध का, तो 13 नवंबर 1917 ईस्वी में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। जन्म स्थान की बात किया जाए, जन्म स्थान, तो जन्म स्थान है श्योरपुर। कहाँ है? श्योरपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। यानी कि श्योरपुर गांव है, ग्वालियर जिला है, मध्य प्रदेश राज्य है। ठीक। अब बात किया जाए इनका निधन यानी मृत्यु। ठीक है। तो मृत्यु की अगर बात किया जाए तो इनका मृत्यु हुआ था 11 सितंबर 1964। 11 सितंबर 1964 ईस्वी को गजानन माधव मुक्तिबोध का क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। ठीक है। इनका अब आते हैं, थोड़ा सा उपनाम जान लेते हैं, क्योंकि उपनाम से बहुत सारा इनके क्वेश्चन बनता है कि इनका उपनाम क्या है। बहुत बार पूछा गया है कि गजानन माधव मुक्तिबोध को कौन कौन से उपनाम से जाना जाता है। तो 3-4 गो इनका उपनाम बहुत ज्यादा फेमस है। तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है कि फैंसी का कवि किसे कहा गया है। तो फैंसी का कवि, फैंसी का कवि किसके कहा गया है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध को फैंसी का कवि कहा गया है। फैंसी का कवि। फैंसी के बाद है भयानक खतरों का कवि। इनसे बहुत ज्यादा खतरा है। ठीक है। तो आसपास के खतरों को समझाते रहिए। भयानक खतरों का कवि, इनको कहा गया है भयानक खतरों का कवि। ठीक है। अगला कहा गया है तीव्र इंद्रिय बोध का कवि। तीव्र इंद्रिय बोध का कवि, यानी इनके पास इतना क्षमता था कि ये इंद्रियों की गतिविधियों को तुरंत क्या कर लेते थे? भाप लेते थे, समझ जाते थे या आप लेते थे। हाँ, अपना। ठीक है। अज्ञेय का पूरक कवि, इनको अज्ञेय का क्या बोला गया है? पूरक कवि। यानी सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्ययन अज्ञेय। ठीक है। का पूरक कवि भी का मतलब उनके बाद चलाने वाले। ठीक है। पूरक कवि। ठीक। यहां तक क्लियर हो गया। अब इनका आते हैं प्रमुख कविता जो बहुत ज्यादा फेमस हुई है। इनका कविता बहुत ज्यादा फेमस हुआ है। तो पहला कविता है अहम और आत्मा। क्या है? अहम और आत्मा। आगे बोल रहे हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी के क्या है पहला कविता? अहम और आत्मा। ठीक है। तो ये 1944 ईस्वी में लिखा गया था। प्रकाशन इसका हुआ है 1947 में। लिखा गया था 1944, प्रकाशन 1947 ईस्वी में हुआ है। ठीक। ठीक है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इनकी रचना है चांद का मुंह टेढ़ा है। क्या है? चांद का मुंह टेढ़ा है। क्यों टेढ़ा है? उसको बहुत ज्यादा घमंड था। क्या था? घमंड था अपनी खूबसूरती पे। ठीक है। तो चांद का मुंह कैसा हो गया? टेढ़ा हो गया। ठीक है। तो चांद का मुंह टेढ़ा है, तो इसलिए कहा जाता है कि अपनी खूबसूरती पर घमंड नहीं करना चाहिए। नहीं तो घमंड करोगे तो फिर तो रूप और पैसा का घमंड नहीं करना चाहिए। नहीं तो घमंड करोगे तो रूप है एक न एक दिन
ढल जाना है। कितने दिन के लिए रूप है? कुछ देर के लिए है, 5 साल 10 साल, उसके बाद रूप धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ढल जाएगा। अब पैसा का भी घमंड करोगे, आज है कल नहीं रहेगा, किसी न किसी दिन भिखारी हालात में पहुंच जाओगे। हाँ, तो इसीलिए बोला जाता है कि रूप और और पैसा का कभी घमंड नहीं करना चाहिए कि रूप कब बदल जाएगा और पैसा कब चला जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो इस चीज का घमंड ना करे। जिसके पास है अच्छी बात है, उसका कोशिश करे बढ़ाने का। जिसके पास नहीं है क्या करे? दूसरों से जले ना, ईर्ष्या ना करे, मेहनत करे, मेहनत करके आगे बढ़े। तो पैसा हो रूप हो, इसका घमंड नहीं करना चाहिए। नहीं तो चांद भी लोग बोलता है बहुत सुंदर है, दूर से दिखाई देता है, जब जाओगे तो उसका मुंह कैसा है? टेढ़ा है। ठीक है, तो उसको भी अपने खूबसूरती पर घमंड था, कैसा हो गया? टेढ़ा हो गया, सारा घमंड चूर हो गया। तो खूबसूरती पे जो घमंड करेगा एक न एक दिन वो भी क्या हो जाएगा? चूर ही हो जाना है। तो चांद का मुंह टेढ़ा है। 1964 ईस्वी में मैंने अपनी मृत्यु से पहले ये लिख दिए थे। ठीक है, तो इनकी बहुत ज्यादा ये फेमस कविता थी, चांद की मुंह टेढ़ा है। इसमें 28 वो कविताएं हैं, इसके अंदर 28 कविताएं लिखा गया है। ये पूछेगा नहीं लेकिन बता दे रहे हैं, इसके अंदर कितना कविता है? 28 कविताएं हैं। ठीक है, संकलनकर्ता कौन है, यानी लिखने वाले, इसको इकट्ठा करने वाले कौन थे? तो श्रीकांत वर्मा। हाँ, संकलनकर्ता। तो ये कहाँ पे आएगा संकलनकर्ता? सीधे आएगा टीजीटी, पीजीटी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड। इसमें डायरेक्ट पूछा जाएगा कि चांद का मुंह टेढ़ा है में कितनी कविताएं शामिल हैं, या फिर ये भी पूछा जाएगा कि जो 28 कविताएं को संकलन किसने किया था? तो श्रीकांत वर्मा जी ने किया था। ठीक है, यहाँ तक चीज क्लियर हुआ। अब आते हैं इनकी अन्य कविताएं, थोड़ा देख लेते हैं अन्य कविताएं कौन कौन सी हैं। अन्य कविताएं कौन कौन सी हैं इनकी। ठीक, तो अन्य कविताएं की अगर बात किया जाए तो अंधेरे में, कहां पे? अंधेरे में तीर चलाना है। हाँ, वास्तविकता जानना नहीं है, अंधेरे में तीर चलाना है। अंधेरे में, अंधेरे में क्या होती है? भूल गलती। क्या होती है? भूल गलती। इंसान से एक बार हो जाए तो समझ जाना चाहिए, बार बार उस गलती को दोहराना नहीं चाहिए। ठीक है, तो समझ जाना चाहिए। तो अंधेरे में भूल गलती। ठीक है, ठीक है, भूल गलती हो गया, लेकिन वो इंसान क्या था? ब्रह्म राक्षस। क्या था? ब्रह्म राक्षस, यानी ब्रह्मा जी का राक्षस वाला स्वरूप। तो ब्रह्म राक्षस। अगला क्या है इनकी कविताएं? ब्रह्म राक्षस। ठीक है, याद करने का ट्रिक है। अब ब्रह्म राक्षस के जब चुंगल में फंस गए हो तो क्या हो जाएगा? दिमागी गुफा का अंधकार हो जाएगा, यानी दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो लिखो दिमागी गुफा अंधकार। गुफा मतलब दिमाग का सारा नस है, काम करना बंद। ठीक है, तो दिमागी गुफा अंधकार। अब बाद में तुमको क्या पता चला कि पता नहीं, पता नहीं, हाँ, कि क्या हो गया? पता नहीं। ठीक है, हाँ, तो हो गया। अब जब पता चला तो क्या हो रहा है? मुझे पुकारती हुई प्रकार, मुझे मुझे पुकारती हुई प्रकार। प्रकाश नहीं है, प्रकार है। जब पता नहीं कि क्या गलत किए तो मुझे पुकारती हुई प्रकार। ठीक है, नेक्स्ट। तो हमने बताया था, क्या बताया था? कि कल जो हमने चर्चा की थी, कल जो हमने चर्चा की थी, ठीक है,
ये सभी के सभी कविताएं हैं इनकी, याद रहे इस चीज का। हाँ हाँ, ऐसे ही लिखना है। नहीं 2800 नहीं, जो महत्वपूर्ण है। कल जो हमने चर्चा की थी, रिजल्ट क्या मिला? शून्य। क्या रिजल्ट आया? शून्य। ठीक है, शून्य रिजल्ट आया। फिर हम लोग कहाँ चले गए? सपने में। कहाँ पे? सपने में, यानी एक स्वप्न कथा। एक स्वप्न कथा, ठीक है, एक स्वप्न कथा। फिर जब सपना देखने लगे, एक स्वप्न कथा में जब सपना देखने लगे, तो देखे क्या? नक्षत्र खंड। नक्षत्र खंड, यानी कि चले गए हैं ऊपर ग्रहों के पास। नक्षत्र खंड यानी है ना, ग्रह तुम्हारे काम नहीं कर रहे हैं, नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र। फिर लास्ट है अगला, लास्ट 11 नंबर, चमक की चिंगारियां। अब फिर से उजाला हुआ तो क्या है? चमक की चिंगारियां। ठीक है, तो अब अगर बात किया जाए कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है, तो अंधेरे में भूल गलती ब्रह्म राक्षस, ये तीनों के तीनों इंपोर्टेंट है। ठीक, अब लास्ट में चमक की चिंगारियां इंपोर्टेंट है। और चांद का मुंह टेढ़ा है, एकदम सुपर डुपर हिट है, क्योंकि इन पे इनको पुरस्कार भी मिला है साहित्य अकादमी का। ठीक, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया? तो रिवाइज कर लेते हैं फट से। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान श्योरपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में। निधन 11 सितंबर 1964 ईस्वी। उपनाम इनका फैंसी का कवि इंपोर्टेंट है। भयानक खतरों का भी इंपोर्टेंट है। तीव्र, मतलब चारों के चारों इंपोर्टेंट है, इसमें कोई छाट ही नहीं सकते हो। ठीक है, फैंसी का कवि हो, भयानक खतरों का कवि हो, तीव्र इंद्रिय बोध का कवि हो, अज्ञेय का पूरक कवि हो। ठीक है, अब इनकी कविता की बात किया जाए, कविता तो अहम और आत्मा था पहला कविता 1944 ईस्वी में। चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 में, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, इससे बहुत बार पूछा गया है। चांद का मुंह टेढ़ा का रचनाकार कौन है? तुम्हारे बुक में, तुम्हारे सीरीज में भर भर के ये क्वेश्चन आया है। हाँ, 28 कविताएं इसमें संकलित है, संकलन करने वाले श्रीकांत वर्मा है। अन्य कविताएं की बात किया जाए तो अंधेरे में भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, दिमागी, गुफा का अंधकार, पता नहीं, मुझे पुकारती हुई प्रकार, कल जो हमने चर्चा की थी शून्य, एक स्वप्न कथा, नक्षत्र खंड, चमक की चिंगारियां। ठीक है, इतनी सारी इंपोर्टेंट है। और दूसरा काव्य संग्रह थोड़ा लिख लेते हैं इनका। दूसरा काव्य संग्रह क्या है? मिटा दे इसको। ठीक है, हम दूसरा लिख लेते हैं फट से। लिखो दूसरा काव्य संग्रह। दूसरा काव्य संग्रह, तो दूसरा काव्य संग्रह कौन सा है? भूरी भूरी खाक धूल। क्या है? भूरी मतलब भूरा, भूरी खाक धूल। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? इसमें 47 कविताएं सम्मिलित हैं। कितना? 47 कविताएं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब
आलोचनात्मक निबंध लिख लेते हैं थोड़ा सा। अन्य कविताएं लिख लो, अन्य कविताएं, एक छूट गया थोड़ा सा, अन्य कविताएं लिख लो जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अन्य कविताएं इनकी। तो अन्य कविताएं की अगर बात किया जाए तो चांद, क्या है, चांद बहुत ज्यादा पूछा गया है। चांद कविता किसका है? तो सीधी सी बात है, गजानन माधव मुक्ति बोध का है। ठीक है। देव और मनुष्य अगला है, देव और मनुष्य। हाँ, देव और मनुष्य। फिर है प्रतीक, प्रतीक कविता है। और लास्ट मुक्ति मस्तूल, मुक्ति मस्तूल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर चीज हो गया। अब थोड़ा सा आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो इनका आलोचनात्मक रचनाएं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से तुम्हारे बोर्ड में भी आता है और अन्य एग्जाम में भी आएगा। आलोचनात्मक रचनाएं, तो आलोचनात्मक रचनाएं की अगर बात किया जाए तो इनका बहुत ज्यादा एक आलोचनात्मक रचना है कामायनी एक पुनर्विचार। कामायनी किसका रचना है, कौन बताएगा? कामायनी का नाम सुने हो? इसमें 15 सर्ग है। कामायनी एक पुनर्विचार, जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है कामायनी। ठीक है, छायावाद के जो ब्रह्मा कहलाते हैं उनका ही रचना है कामायनी। हाँ, तो कामायनी एक पुनर्विचार इन्होंने लिखा है। ठीक है, आलोचना किया है, ये बहुत ज्यादा फेमस है, इस वजह से इनको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं कहानी संग्रह। क्या आते हैं? कहानी संग्रह। ठीक है, ठीक, कहानी संग्रह। ठीक है, अगर कहानी संग्रह का बात किया जाए तो काठ का सपना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये काठ का सपना, हाँ, काठ का सपना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कहानी, ये बहुत बार पूछा गया है। काठ का सपना कौन सी विधा की रचना है? तो सबसे पहले कहानी होगा, और लिखा किसने है? गजानन माधव मुक्ति बोध ने लिखा है। ये तो स्टार बना लेना, ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। और दूसरा है सतह से उठता हुआ आदमी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, सतह से उठता हुआ आदमी, सतह से उठता हुआ आदमी बता रहे हैं, सतह से उठता हुआ आदमी, ये भी बहुत ज्यादा स्टार वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा स्टार वाला क्वेश्चन है, सतह से उठता हुआ आदमी। हाँ, तो सतह से उठता हुआ आदमी मतलब क्या कि आपने किसी को क्या किया, और से, है नहीं, फर्श से कहां उठा कर लेके चले गए? अर्श पर, मतलब कि एकदम जमीनी स्तर से उठाकर एकदम हायर लेवल तक पहुंचा दिए, तो ये क्या कहलाएगा? सतह से उठता हुआ आदमी। ठीक है, वो अलग बात है कि उठ जाने के बाद लोग अपना रंग दिखा देते हैं। हाँ, हाँ, तो जितना हेल्प करोगे उतना ही क्या होगा? पछतावा मिलेगा, और उतना ही सुनने को मिलेगा। तो अच्छी बात, इससे अच्छा है क्या करो, अपना काम करो, दूसरों को भलाई का ज्यादा सोचोगे तो नुकसान ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आज का डेट भलाई का नहीं, जो जितना बेईमानी करेगा उसका लोग गुणगान गाएंगे, और जो जितना भलाई करेगा उसका लोग बुराई करेंगे। तो ये सच्चाई है, ये दुनिया की सच्चाई है। हाँ, तो आप किसी के लिए कितना भी अच्छा कर लोगे, वो हमेशा बुरा ही बना कर रखेगा हमेशा। कोई जो बुरा करेगा वो अच्छा हो जाएगा, किसी का कितना भी बुरा कर ले वो उसके लिए हमेशा अच्छा ही रहेगा। तो खैर दुनिया है, हाँ, सबका समय एक साथ जैसा नहीं रहता है, जब बदलेगा तो गलत गलत ही रहता है, सही सही रहता है। तो कोई बात नहीं, आगे हम लोग देखते हैं। तो अगर बात किया जाए गजानन माधव मुक्तिबोध का, तो दूसरा काव्य संग्रह क्या है इनकी? भूरी भूरी खाक धूल, जिसमें 47 कविताएं हैं। अन्य कविताएं की अगर बात किया जाए, चांद, देव और मनुष्य, प्रतीक, मुक्ति, मस्तूल। आलोचना रचनाएं की बात किया जाए तो कामायनी एक पुनर्विचार। कहानी संग्रह की बात किया जाए तो काठ का सपना, सतह से उठता हुआ आदमी, ये सब क्या है इनकी कहानी है। हाँ, कहानी संग्रह था। अब यहाँ अगर बात किया जाए कि
गजानन माधव मुक्ति बोध के बारे में, तो ये पूर्ण रूप से क्या हो गए, समाप्त हो गए, कंप्लीट हो गए। अब हमारे अगले जो कवि हम लोग को पढ़ना है, कौन सा कवि पढ़ना है, धर्मवीर भारती जी के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लासेस हम लोग का चलेगा जब, तो धर्मवीर भारती जी का क्लास चलेगा। उसके बाद हम लोग का क्लास क्या हो जाएगा, समाप्त नहीं होगा। एक दो और कवि पढ़ेंगे हम लोग, जैसे रामधारी सिंह दिनकर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए, तो उसको उनको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हाँ, अच्छा, तो सबको पता है कि आज साल का क्या है, आखिरी दिन है। इसके बाद ये साल 2025 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अच्छा बुरा जो भी बीता हो, सारा का सारा क्या हो जाएगा, खत्म। अब नए साल से नए तरीके से क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे, नए अंदाज से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि जो भी जितनी अच्छाइयां है उसको क्या करेंगे, त्याग देंगे। त्याग देने का मतलब क्या हुआ कि अब किसी के लिए कोई अच्छा कार्य नहीं करना है, खुद के लिए करना है। किसके लिए करना है, खुद के लिए। दूसरों के लिए करोगे तो कोई वैल्यू नहीं है, एक ना एक दिन तुमको क्या कहा जाएगा, पछतावा होगा, दुख होगा, क्योंकि इंसान कभी भी तुम्हारे एफर्ट को, तुम्हारे वैल्यू को नहीं समझता। तो इस पे एक है, इस एफर्ट पे, तुम्हारे वैल्यू पे, कि जो सबके लिए क्या है कि तुम्हारे कीमत को न समझने वाले, यानी तुम्हारी कीमत को न समझने वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या मिलना चाहिए, पछतावा मिलना चाहिए, तुम नहीं। ठीक है, तो जो तुम्हारी वैल्यू को न समझे उसको सिर्फ और सिर्फ पछतावा मिलना चाहिए, तुम्हारी और तुम नहीं। इसके लिए एक और है, एक दिसंबर पे था, क्या था कि सबके लिए निस्वार्थ रूप से अच्छा बनने का मेरा अध्याय इस दिसंबर के साथ ही यही समाप्त हुआ। यानी ये साल का आखिरी दिन है, दिसंबर 2025, कितना है दिसंबर 2025, 31 दिसंबर है। तो सबके लिए निस्वार्थ रूप से, निस्वार्थ मतलब कि बिना बिना स्वार्थ के सेवा करने का यह जो अध्याय था मेरा, ये लास्ट था। अब आज के बाद किसी के लिए सेवाएं नहीं उपलब्ध रहेगी, यानी इसी साल के साथ इस सेवा को समाप्त किया जाएगा, मोह माया से मुक्ति मिला जाएगा। ठीक है, तो चंद लाइनें हैं इस पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, या अच्छी लाइनों जिसको बोल सकते हो कि तुम्हारा अंतिम समय का व्यवहार, कि तुम्हारा अंतिम समय का व्यवहार मेरी पसंद पर दाग लगा दिया। तुम्हारा अंतिम समय का व्यवहार मेरी पसंद पर दाग लगा दिया। वो सारी शराफत, वो सारी शराफत बस एक दिखावा था। क्या था, बस एक दिखावा। ठीक है, जो आखिरी मोड़ पर आकर बेनकाब हो गया, जो आखिरी समय पर आकर क्या हो गया, बेनकाब हो गया। ठीक है, सोचा था तुम भीड़ से अलग हो, सोचा था कि तुम भीड़ से क्या हो, अलग हो, पर अफसोस तुम भी उसी भीड़ का हिस्सा निकले। पर अफसोस है कि तुम भी उसी भीड़ का क्या निकले, हिस्सा निकले। ठीक है, रिश्ता खत्म होने का दुख नहीं है मुझे, कि रिश्ता खत्म होने का दुख नहीं है मुझे, बस दुख इतना है कि मैंने तुम्हें चुना था। ठीक है, तो बस दुख इतना है कि मैंने तुम्हें चुना था। ठीक है, तो आखिरी साल का आखिरी दिन 31 दिसंबर 2025, अब सारी सेवाएं समाप्त कर दी जाती है निस्वार्थ रूप वाली, और सिर्फ अब अपने काम पे फोकस, पढ़ाई पे फोकस, अपने लक्ष्य पे फोकस। ठीक है, तो नए साल पे सभी को क्या बोलते हैं, कांग्रेचुलेशन, यानी हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में। सभी लोग अपने लक्ष्य पे ध्यान दें, अपने मेहनत पे ध्यान दें, अपने बोर्ड एग्जाम पे ध्यान दें, जो जिसका जो सपना है उस पे ध्यान दें, जो फालतू का मोह माया है उससे जितना हो सके उतना दूरी बना ले, इसी में सबकी भलाई है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहना।